शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही होने वाला है। आपके लिए मोदी जी से ही पंगे ले लूं, सपोर्ट करोगे ना? तो इसी वजह से आज मैं रिव्यू करने वाला हूं भारत 22 ईटीएफ को। भारत 22 ईटीएफ की शुरुआत हुई थी नवंबर 2017 के आसपास। इस ईटीएफ को क्रिएट किया गया था भारत सरकार और निफ्टी के साथ मिल करके कि पीएसयू कंपनीज का एक इंडेक्स क्रिएट करते हैं जिसके अंदर 22 कंपनियां आपको देखने को मिलेंगी। काफी सारी कंपनियां पीएसयू कंपनियां होती हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर कंपनियां होती हैं, जिसके अंदर आपको एनर्जी सेक्टर कंपनियां, बैंक देखने को मिलेगा और भी अलग अलग तरीके की कंपनियां देखने को मिलेंगी। लेकिन उसी के साथ साथ आपको काफी सारे प्राइवेट कंपनियां भी देखने को मिलेंगी जो आती है SUUTI के अंदर। इसका मतलब ये होता है उन सारी प्राइवेट कंपनियों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग देखने को मिलेगी या कुछ ना कुछ पोर्शन वो होल्ड करते दिखेंगे आपको इन सारी की सारी कंपनियों के अंदर। तो 22 कंपनियों का एक जुट बना करके एक इंडेक्स बनाने की कोशिश की गई है जिसके अंदर आप जा करके डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मानना है कि ये जो इंडेक्स है ये पीएसयू के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप लास्ट 5 साल के अंदर इनके चेंजेस देखने की कोशिश करोगे तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं जो कहते हैं कि मैं एक बार पोर्टफोलियो क्रिएट कर लूं, मैं चेंज ही नहीं करना चाहता और मैं लगातार इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो उनके लिए ये जो ईटीएफ है बहुत अच्छा हो सकता है। बिकॉज लास्ट 5 साल के अंदर ये जो 22 कंपनियां इन्होंने सेलेक्ट करी थी इसके अंदर कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलते। हर साल मार्च के महीने के अंदर ये जो पोर्टफोलियो है ये रीबैलेंस भी किया जाता है। वहीं पे अगर हम एलोकेशन की बात करें तो एक स्टॉक के अंदर 15% से ज्यादा ये एलोकेट नहीं करेंगे जो कि इस स्कीम के अंदर लिखा हुआ है। वहीं पे एक सेक्टर के अंदर एलोकेशन ये 20% से ज्यादा नहीं कर सकते। ये सारी की सारी डिटेल इन्होंने अपनी स्कीम के अंदर डाली हुई है। अब देख लेते हैं वो 22 कंपनियां कौन सी हैं जिसके अंदर आपका पैसा जाने वाला है, बिकॉज आपका रिटर्न तो उन्हीं 22 कंपनियों से बनने वाले हैं। तो मैं आईसीआईसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूं और यहाँ पे हमने सेलेक्ट करा हुआ है पोर्टफोलियो। तो अगर आप देखोगे तो ये सारी की सारी कंपनियां आपको दिखेंगी, तो मैं होल्डिंग को डायरेक्टली क्लिक कर लेता हूं। तो जो सबसे बड़ी कंपनी आपको देखने को मिलने वाली है वो एल मिलने वाली है। उसके बाद आईटीसी देखने को मिलने वाली है, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओएनजीसी, उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, कोल इंडिया, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, गेल, एनएचपीसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एनबीसीसी इंडिया जैसी कंपनियां आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाली हैं। तो अगर आप इसकी पूरी की पूरी होल्डिंग को एनालाइज करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जितनी भी कंपनियां हैं ये सारी की सारी पीएसयू कंपनियां हैं, स्टार्टिंग के एक या दो छोड़ करके। वहीं पे अगर हम एल या आईटीसी की बात करें तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से होल्डिंग देखने को मिल जाएगी जो कि एसयूटीटी के अंडर आती है। इसी वजह से यहाँ पे भी इन्होंने इन्वेस्ट करा हुआ है। आपका एक मेजर क्वेश्चन हो सकता है कि भाई आपने तो ये बताया था कि ओवरऑल पोर्टफोलियो का 15% से ज्यादा ही किसी भी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो जो एल है उसके अंदर 16.12% के आसपास की होल्डिंग कैसे दिख रही है? तो भाई जब भी अगर आप देखोगे पोर्टफोलियो क्रिएट होता है तो जो स्टॉक्स है वो ऊपर जाते हैं, तो पोर्टफोलियो के अंदर उसकी पोजीशन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। इसी वजह से जो एल है इस समय पे बड़ी हुई दिख रही थी। अगर आप उस टाइम पहले इसका पोर्टफोलियो उठा करके देखते तो आईटीसी भी काफी अच्छे लेवल पे ग्रो कर चुकी थी। बाकी की सारी कंपनियों ने कुछ खास रिटर्न नहीं दिए हैं। इसी वजह से जो वेटेज है इन सारे स्टॉक्स का इस पोर्टफोलियो में वो भी कुछ खास ज्यादा तरीके से बढ़ता हुआ आपको नहीं दिखा है। अब बात करते हैं क्या इसके अंदर हो सकता है, क्या फ्यूचर दिखता है इस ईटीएफ का। अगर आप लॉजिकली देखोगे तो जब भी पीएसयू बैंक्स या पीएसयू कंपनीज की बात आती है तो वहां पे सबसे बड़ी चीज क्या देखने को मिलती है आपको? वो दिखती है घपलेबाजी। अगर आप बात करोगे घपलेबाजी से क्या ये निकल पाएंगे या निकल पाए हैं, डेफिनेटली इसके अंदर कोशिश जरूर की जा रही है। अगर हम बैंक्स की बात करें 2016-17 के अंदर बैंक्स की जो बुक्स थी वो क्लीन की गई थी। मतलब जितने भी एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आपको दिखते थे उन बैंक की बुक के अंदर, वो सारे के सारे वेव ऑफ कर दिए गए और क्लीन कर दिए गए। किसके पैसों से? आपके और मेरे पैसों से। तो क्या इससे ये जो बैंक है ये बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो गए थे जो इतने शानदार रिटर्न मिले हैं? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको अंडर वैल्यूड इस वजह से देखने को मिले थे क्योंकि सारे के सारे जो एनपीए थे आपके और मेरे पैसों की वजह से वो सारे के सारे हटा दिए गए थे। अब जो मोदी जी भी कह रहे थे कि भाई आप पीएसयू के अंदर पैसा डाल दो, भूल जाओ और आपके पैसे बहुत तेजी से बन जाते हैं। तो वो स्टॉक होल्डिंग जो पीएसयू हैं उनके रिटर्न्स भी देख लेते हैं मैक्सिमम लेवल पे कि जब से ये कंपनियां लिस्ट हुई हैं उन्होंने हमें रिटर्न कितने अच्छे दिए हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी होल्डिंग देख लेते हैं एसबीआई की। तो अगर मैंने मैक्सिमम पे क्लिक कर दिया है तो 3620% का रिटर्न दिए हैं। वाओ, बहुत सारे रिटर्न ना। लेकिन आप ये सोचो 2000 सन से ये शुरू हुई है।
अगर आप यहाँ पे देखोगे 2009 में अगर आपने इन्वेस्ट करा होता तो यहाँ पे 2020 तक भी आपके सिर्फ और सिर्फ 44% के रिटर्न बनते। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत ही लंबे लेवल की कंसोलिडेशन दिख रही है। चलो ये हो सकता है ये पहला ही पीएसयू है, चलो दूसरा पीएसयू देख लेते हैं, शायद वहां रिटर्न बन रहे हो। दूसरा पीएसयू है हमारा ओएनजीसी, ऑयल एंड गैस नेचुरल कॉर्पोरेशन। यहाँ पे तो भाई और भी महानता आपको देखने को मिल रही है मैक्सिमम, मतलब जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है 1999 से लेकर के आज तक सिर्फ और सिर्फ 750% के आसपास के रिटर्न बना करके दिए हैं। तो अगर आप देखोगे तो क्या कुछ खास रिटर्न बने हैं? डेफिनेटली नहीं बने हैं, सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन देखने को मिलती है। चलो दो कंपनियां हो गई, हो सकता है तीसरे में कुछ बन रहा हो। तो अगर आप पावर ग्रिड को देखोगे तो पावर ग्रिड के अंदर भी सेम ही दिक्कत दिख रही है। यहाँ पे मैक्सिमम मतलब जब से ये लिस्ट हुई है 2007 से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ 270% का रिटर्न। एनटीपीसी जिसके बारे में तो चर्चा ही चर्चा काफी ज्यादा है, जब से ये लिस्ट हुई है 2020 से लेकर के अगर आप आज तक देखो तो इसने कितने परसेंट के रिटर्न दिए हैं? 300% के रिटर्न दिए हैं, जो कि एक अच्छे रिटर्न है, इसको मैं ये नहीं कह रहा कि बुरे रिटर्न है। लेकिन अगर आप देखोगे तो लंबे समय की कंसोलिडेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है और रिसेंटली एक रैली आई है, इसी वजह से आपको रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक रैली को देखोगे उसके बाद जो डंप देखोगे उसके अंदर कितने लंबे समय का कंसोलिडेशन दिखता है? बहुत ज्यादा लंबे समय का कंसोलिडेशन दिखता है। तो अगर मैं मोटे मोटे तौर पर बोल दूं तो जो पब्लिक सेक्टर के स्टॉक्स हैं इसके अंदर, जो कि आईटीसी हो गया, एलएनटी जैसे स्टॉक्स हो गए, उसको अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्ट बिल्ड हो जाता है। बिकॉज ये जो कंपनियां इन्होंने अच्छे रिटर्न दिए हैं, रिसेंटली आईटीसी डबल हो गई है अपने मार्केट कैप पे। बाकी की जितने भी पीएसयू कंपनियां हैं जिन्होंने रिसेंटली रैली दिया है लास्ट एक साल के अंदर, चाहे आप पीएनबी उठा लो, बैंक ऑफ बड़ौदा उठा लो, स्टेट बैंक उठा लो, एनटीपीसी उठा लो, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं जिन्होंने लास्ट एक साल के अंदर रिटर्न दिए हैं। और आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता ये सारी की सारी कंपनियां रिटर्न देने वाली हैं। इवन अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस भी उठा करके देख लेते हो लास्ट 5 से 10 साल के आसपास का, इन सारी की सारी कंपनियों ने कोई भी रिटर्न नहीं दिए हैं। चलो हो सकता है हमारा ईटीएफ कुछ रिटर्न दे रहा हो, उसी को देख लेते हैं। वापस आ चुके हैं हम आईसीआईसी के ऊपर ही और मैंने परफॉर्मेंस क्लिक कर ली है। तो आप क्या देखोगे यहाँ पर? अगर आप देखोगे 7 दिन के अंदर कोई रिटर्न नहीं है, 15 दिन में कोई रिटर्न नहीं है, 30 दिन में कोई रिटर्न नहीं है, 90 दिन में कोई रिटर्न नहीं है। ये जो 1 साल और 3 साल वाला गैप आपको दिख रहा है, ये सिमिलर टाइप का रिटर्न है। क्यों? क्योंकि इस समय पे जो पीएसयू कंपनी है वो भागी है लास्ट 10 से 20 साल के अंदर, इसी वजह से ये रिटर्न है। अगर आप 5 साल के रिटर्न देखोगे तो कितने तरीके से बन रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 17% के रिटर्न बने थे लास्ट 5 साल के अंदर। अगर आप सिंस इंसेप्शन देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 13% के रिटर्न है। वहीं पे अगर आप इसका अल्फा और बीटा देखोगे इस ईटीएफ का, तो अल्फा और बीटा बहुत ही ज्यादा लो है, बीटा बहुत ज्यादा हाई है, मतलब वोलेटिलिटी ज्यादा है, रिस्क ज्यादा ले रही है। वहीं पे जो अल्फा है वो भी कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो ईटीएफ है ये गवर्नमेंट की साइड से आया जरूर है, गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ चीजें चेंज करने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन लॉजिकली मुझे ये नहीं लगता कि इस ईटीएफ के अंदर किसी को भी इन्वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज इसके अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं उन्होंने कभी भी परफॉर्मेंस अच्छी दी ही नहीं है, अगर मैं लास्ट एक साल की बात करूं। अब वहीं पे अगर आप इसके इंडिविजुअल ईयर पे जाकर के कैलकुलेट करोगे रिटर्न्स, 2017 में नेगेटिव रिटर्न थे, 2018 में नेगेटिव रिटर्न थे, 2020 में नेगेटिव रिटर्न थे, 2021 में थोड़े से रिटर्न बने, 2022 में थोड़े से रिटर्न बने, 2023 में काफी अच्छे रिटर्न बने हैं और 2024-25 में भी ठीक ही ठाक रिटर्न बनेंगे। लेकिन अगर कोई बहुत ही लंबे समय के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? जितनी भी पीएसयू कंपनियां होती हैं स्पेशली इंडिया के अंदर, तो उनका मेन काम क्या है? वो एक पब्लिक सेक्टर कंपनियां होती हैं जो कि आपको सर्व करने के लिए बनी होती हैं, जो कि लोअर क्लास को सर्व करने के लिए बनी होती हैं। क्या वो कभी भी प्रॉफिट्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देंगी? अगर आप स्टेट बैंक के अंदर जाओगे और लंच टाइम में बोलोगे कि भाई मेरा काम कर दो, क्या लगता है वो आपका काम करेंगी? बिल्कुल नहीं करेंगे। वहीं पे अगर आप एचडीएफसी या कोटक के बैंक में जाओगे और बोलोगे भाई मेरा ये काम कर दो, आपके आगे पीछे घूमेंगे और आपका काम करेंगे। तो जो पीएसयू कंपनियां होती हैं वो कभी भी प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश नहीं करती, और करती भी हैं तो सारा का सारा पैसा डिविडेंड के फॉर्म में वो गवर्नमेंट को उठा करके दे देती हैं। तो वहां पे जो ग्रोथ हो सकती है, जैसे एनटीपीसी एक अच्छी कंपनी है, वहां पे आपको नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन वहां पे जो डिविडेंड है वो 7-8% के आसपास का है, तो वो रेवेन्यू जनरेट करेगी ही कहां से? वो ग्रोथ करेगी ही कहां से? ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑल्टरनेट सोर्स क्रिएट किया जाता है गवर्नमेंट की साइड से, जो पीएसयू कंपनियां होती हैं, ताकि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनका डोमिनेशन ना बन पाए किसी भी सेक्टर के अंदर। इसी वजह से वो सारे के सारे सेक्टर के अंदर जहां पे डोमिनेशन दिख सकता है या जहां पे कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस होते हैं, वहां पे अपनी भी एक ना एक फ्रेंचाइजी खड़ी कर देते हैं ताकि कंपटीशन बना रहे।
अगर आप सेल को भी देखोगे तो क्या सेल के अंदर कभी भी बहुत अच्छे ग्रोथ आए हैं, बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं? नहीं, डेफ़िनिटली नहीं दिए हैं। वहीं पे जितनी भी गवर्नमेंट कंपनियाँ होती हैं जो कि एनर्जी से रिलेटेड होती हैं, स्टील से रिलेटेड होती हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड होती हैं, ये सारी की सारी आपको सिक्लिकल बिज़नेस के अंदर देखने को मिलेंगे। तो क्या सिक्लिकल बिज़नेस के अंदर आप गलत टाइम पे फँस गए तो क्या निकल पाओगे? आज तक सिक्लिकल बिज़नेसेस में किसी ने बहुत अच्छे रिटर्न बना पाए हैं, एज़ अ रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ। नहीं, अगर आप ऐसी जगह पे फँस गए तो बहुत लंबे समय तक फँसोगे। तो मोदी जी से शायद मेरी लड़ाई ज़रूर हो जाए, मोदी जी शायद इस चैनल को ब्लॉक कर दें, चाहे मोदी जी कुछ भी करें। मुझे पर्सनल लेवल पे वो पसंद बहुत है। लेकिन लॉजिकली देखोगे अगर एज़ अ इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेना चाहूँ तो मैं मोदी जी से नहीं लूँगा। एचएल अच्छा ऑप्शन था जो उन्होंने उस इंटरव्यू में बात करी थी। लेकिन अदर देन दैट मुझे नहीं लगता कोई भी जो कंपनियाँ इस ईटीएफ के अंदर आपको देखने को मिल रही हैं, वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने वाली हैं। तो मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ओपिनियन रहने वाला है क्योंकि मैं सजेस्ट नहीं कर सकता, एडवाइस नहीं कर सकता। इस ईटीएफ में मुझे पता है काफ़ी सारे लोगों ने भी रिसेंटली पैसा डाला होगा बिकॉज़ इस ईटीएफ ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। इवन मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ कि भाई जो टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड होते हैं उसका ट्रैप क्या है? तो अगर कोई इसके अंदर फँस चुका है या इन्वेस्ट कर चुका है, रिटर्न बन चुके हैं, मेरा सिंपल सा ओपिनियन होने वाला है कि इसके अंदर इन्वेस्ट करने से दूर रहो क्योंकि अगर आप एक बार फँस गए, तो बहुत ही लंबे समय तक फँसोगे। शॉर्ट टर्म में डेफ़िनिटली आपको पैसा बनता हुआ दिखा है लास्ट 1 साल के अंदर बिकॉज़ पीएसयू कंपनियाँ भागी हैं, पीएसयू बैंक्स भागे हैं, पीएसयू वाले जितने भी सेक्टर थे सब भागते हुए आपको मिले हैं बिकॉज़ वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स थी गवर्नमेंट ने सॉल्व करने की कोशिश करी है। लेकिन अगर आप पीएसयू सिर्फ़ और सिर्फ़ बैंक को भी उठा करके देखते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पीएनबी हो गया, ये सारी की सारी कंपनियाँ हमेशा एनपीए जनरेट कर लेती हैं, धीरे-धीरे करके जनरेट करेंगी। इन कंपनियों ने रिटर्न अच्छा दे दिए हैं, लेकिन फ्यूचर में मुझे नहीं लगता कि और कुछ ज़्यादा ये रिटर्न देने वाली हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचते हो तो। शॉर्ट टर्म में एक स्विंग लेना, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर देना, वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो अगर किसी को इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो सिंपल सी बात है इससे जितना दूर रहो उतना बढ़िया रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। सिर्फ 1 साल का रिटर्न छोड़ करके अगर आप इसके पास्ट परफॉर्मेंस देखोगे तो वहाँ पे आपको निराशा ही देखने को मिलने वाली है। और मुझे ये लगता है आने वाले टाइम पे भी अगर कोई इसके अंदर इन्वेस्ट करेगा और लंबे समय तक निवेश करने की कोशिश करेगा, तो मुझे नहीं लगता इसके अंदर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न आप अचीव कर सकते हो इतना ज़्यादा रिस्क लेकर के। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो डेफ़िनिटली इससे 200 कोस दूर रहने की कोशिश करता और चाहे मोदी जी से लड़ाई हो जाए, लेकिन सच्चाई बताना मेरा काम है और इस चैनल पे आपको वही देखने को मिलने वाला है। अगर आपको इस तरीके की वीडियो पसंद आती है, रियलिटी पसंद आती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय-बाय, साइनिंग ऑफ। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम भी नहीं कर सकते हैं, मैं तो पंडित हूँ और मैं सपोर्ट भी करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें कुछ बुरा लगा हो ना मोदी जी तो माफ़ कर देना, कुछ और मत करना।